देखिए हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको शुरुआत से ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो है वो सबसे पहले मुगलिया गुलाम डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और हमने एक ट्रिक भी आपको बताया था याद करने का कि गुलाब खिले तो सांस लो। ये ट्रिक ज़रूर, क्योंकि सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो ये ट्रिक याद रहेगा तो आपको सीक्वेंस भी पता रहेगा। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ये हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने का। गुलाब से हो जाएगा गुलाम डायनेस्टी, खिले से हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी, और तो से हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, सांस से हो जाएगा सैयद डायनेस्टी, और लो से हो जाएगा लोदी डायनेस्टी। ये हमने ट्रिक आपको बताया था कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका हमने फाउंडर यानी संस्थापक का भी ट्रिक बताया था। ऐबक जल गया खीबो से। ऐबक से याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, और खीबो यानी खी से याद रखिएगा खिज्र खां, और बो से याद रखिएगा बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। तो ये ट्रिक हमने बताया था दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हमने लोदी डायनेस्टी आपको अंतिम बताया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी के बारे में था, जो बहुत ही योग्य शासक था। और उसी के रिश्तेदारों ने और मेदिनी राय तथा राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण देते हैं और बाबर को बुलाते हैं किसको हराने के लिए, तो इब्राहिम लोदी को। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर की क्या होती है? विजय होती है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक या दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया, वह है इब्राहिम लोदी। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आया है कई बार, युद्ध के मैदान में जो मारा गया वो कौन है? इब्राहिम लोदी। तो याद रखेंगे आप लोग, 1526 में ये पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। यहीं से शुरुआत होती है किसकी? मुगलिया डायनेस्टी की, यानी मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगलिया वंश से पहले भी बहुत सारे, हमने बताया था आपसे, दिल्ली सल्तनत में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो साम्राज्य टूटे थे, जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू करते हैं, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। तो ये दोनों भी इसके बीच में ही आता है। लेकिन अभी हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ है, यहीं से स्टार्ट हम करेंगे मुगलिया डायनेस्टी। उसके बाद यानी विजयनगर साम्राज्य पढ़ने के बाद में हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे। वहां से क्वेश्चन उठाता है भक्ति मूवमेंट से, जैसे क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि 16वीं शताब्दी में अगर कहा जाए कि 1501 से लेकर 1599 तक 16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक सगुण भक्त शाखा और निर्गुण भक्त शाखा। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ये चीजें। तो सगुण भक्त शाखा में कौन कौन से आएंगे, निर्गुण भक्त शाखा में कौन आएंगे। फिर गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। सिख से जो गुरु नानक जी हैं, जिन्हें सिख का क्या कहा जाता है? प्रचारक कहा जाता है, गुरु नानक जी। उसके बाद जितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं, तो 10 गुरु के बारे में इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुगलिया डायनेस्टी या मुगल वंश के बारे में। यहां तक चीजें आपको समझ में आई थी। आगे आप लोग हेडिंग लिखेंगे मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश। मुगल वंश को एक नाम से और जाना जाता था जिसे कहते हैं चगताई वंश। ये चगताई वंश नाम किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। मुगलिया डायनेस्टी को चगताई वंश के को ही कहा जाता है। किसने दिया था? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? तो बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। बाबर का पूरा नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद
बाबर जो इसका तो पूरा नाम है बाबर, इसको एक समझिए कि लकब है, उपाधि है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बहादुर था। और बाबर का मतलब ये तुर्की वर्ड है। बाबर कैसा वर्ड है? तुर्की वर्ड है, जिसका मतलब होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। तुर्की वर्ड है, इसका मतलब बाघ होता है। ध्यान रखेंगे, बाबर कितने साल की उम्र में राजा बना था? तो 11 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में यह राजा बना था। कहाँ का रहने वाला था? ये आप लिखेंगे इसमें कि बाबर जो है उज्बेकिस्तान के फरगना का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान जो आज सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है, उज्बेकिस्तान के कहाँ का? तो फरगाना भी लिखा रहता है, फरगना भी लिखा रहता है, दोनों पढ़ सकते हैं आप। उज्बेकिस्तान के फरगाना या फरगना का रहने वाला था कौन? बाबर, जो 11 वर्ष की उम्र में कौन बनता है? राजा बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। फरगना कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान में है। इसका जन्म 1483 में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। तो जन्म नहीं पूछेगा आपसे, आप ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखें बाबर के बारे में। बाबर का जो मूल नेम है वो क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर इसका लकब है या तखल्लुस है, या कह लीजिए कि इसका उपनाम है, जिसका मतलब होता है बाघ। ये तुर्की वर्ड है। कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में क्या बना था? ये राजा बना था। उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, फरगना जिले का। अब बाबर से आपसे पूछेगा इसकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, और तो यहाँ मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, पिता उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम है कुतुलुब निगार खान। माता का नाम क्या है? कुतुलुब निगार खान। नाम आप याद रखिएगा। यहां से क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि उमर शेख मिर्जा जो हैं वो कौन से मतलब वंशज हैं? तो उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंशज हैं, यानी तैमूर के वंशज हैं उमर शेख मिर्जा। और कुतुलुब निगार खान जो है वो चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान। चंगेज, उनकी माता को किस वंश की थी? तो चंगेज खान के वंशज की थी। और तैमूर वंश के थे उनके पिता उमर शेख मिर्जा। इसलिए इसने इस वंश के आधार पे बाबर ने एक उपाधि धारण की। वंश के आधार पे बाबर ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था मिर्जा। वंश के आधार पे बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मिर्जा की उपाधि धारण की। ध्यान रखेंगे ये बात, पॉइंट वाइज सारी चीजें आप लिखते चलेंगे। वंश के आधार पे बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मिर्जा की उपाधि धारण की। इतना आपको समझ में आया होगा। बाबर ने 1526 में जो अटैक किया था भारत में, जो अटैक किया था वो उसका पहला अटैक नहीं था। ध्यान रखेंगे, बाबर ने उससे पहले भारत पे 4 बार आक्रमण कर चुका था। आप यहां पे लिख लेंगे पानीपत के आक्रमण के पहले, पानीपत के आक्रमण के पहले बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। 4 बार आक्रमण कर चुका था। जो पानीपत का आक्रमण था वो बाबर का 5वां आक्रमण था भारत पे। पानीपत का आक्रमण कौन सा था? 5वां आक्रमण। ये चारों में से सभी नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1501 में इसने समरकंद को जीता था, फिर उसके बाद में जिसमें 8 ही महीने तक उसने शासन किया। लेकिन उसमें कुछ चीजें एक दो याद करना है, जैसे एक 1519 में इसने अटैक किया था। बाबर ने कब अटैक किया? 1519 में, जिसे हम इसमें बाजौर का युद्ध कहा जाता है। बाजौर का युद्ध 1519 में बाबर ने अटैक किया था, और इसी में क्या जीता था? तो भेरा का किला। याद रखिएगा, भेरा कहीं लिखा रहता है, भेड़ा भी लिखा रहता है।
भेड़ा या भेरा का किला क्या किया था, जीता था। ये 1519 का याद रखेंगे ये। ठीक है, भेरा का किला किसने जीता था, बाबर ने। कब, 1519 में, बाजौर के युद्ध में। किस युद्ध में, बाजौर के युद्ध में। ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण था 1519 में। क्वेश्चन आएगा, बाबर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया। अगर 1526 पानीपत नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है, और 1519 भी दिया है, तो हमारा आंसर होगा 1519 बाजौर में। बाजौर के युद्ध में भेरा के किला को जीत लिया। बाजौर ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। तो बाबर जब अटैक किया था तो पाकिस्तान, ये सब अफगानिस्तान, सब भारत का ही हिस्सा था। अब 1526 में बाबर जो अटैक करता है वो कौन सा आक्रमण होता है। हमने आपसे कहा है कई बार कि डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो डेट आएंगे आपको याद करना पड़ेगा। 1526 में इसका 5वां आक्रमण था, 5वां आक्रमण। और ये किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अब ये इसमें जीतता है, और चगताई वंश की स्थापना, चगताई मुगल वंश तो बाद में नाम पड़ा है, यही उसने नाम क्या दिया था, चगताई वंश। बाबर की एक आत्मकथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे। बाबर की आत्मकथा कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी ये किसकी, देखो बाबर लगा हुआ है तो तुजुक-ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, इसको बाबर ने खुद लिखा था। ठीक, तुजुक-ए बाबरी। और आगे, लेकिन अब इसी तुजुक-ए बाबरी में क्या है, इसका फारसी में अनुवाद कर, ये तुर्की भाषा में है, ध्यान रखेंगे। तुजुक-ए बाबरी जो है, तुजुक-ए बाबरी ये किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में है। इसका हिंदी में, सॉरी फारसी में अनुवाद किसने कराया था, अकबर ने। अकबर ने इसको फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा बाबरनामा। बाबरनामा, ध्यान रखेंगे। अकबर ने तुजुक-ए बाबरी को फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा बाबरनामा। इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुर रहीम खाने खाना। किसने किया था, अनुवाद कौन किया था, तो अब्दुर रहीम खाने खाना, खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था बाबर के कहने पर, जो कि बाबर के दरबार में रहने वाले नौरत्नों में से एक थे। ठीक, ये बाबर के बारे में। अब बाबर की जिंदगी की जो लड़ाइयां हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप लिखते चलेंगे साथ में। 1526 हमने आपको बता दिया। 1527 में खानवा का बैटल हुआ। 1527 में किसने, खानवा का बैटल। हमने बताया था कि बाबर को जो निमंत्रण दिए थे, वो चाहते थे कि बाबर यहाँ से चला जाए, लेकिन बाबर क्या हुआ, कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में 1526 में बाबर की कोई भी मंशा नहीं थी कि वो भारत पर क्या करे, अधिकार करे, यानी उसकी इच्छा नहीं थी, बस वो जाना चाहता। लेकिन जब उसके खिलाफ जिसने बुलाया था, यानी आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, मेदिनी राय और राणा सांगा ने, इन चारों ने मिलकर बाबर को मतलब जबरदस्ती हटाना चाहा, तो फिर बाबर ने अपना क्या किया, मूड बदल लिया, और खानवा के बैटल में ही सबको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और वहां से ये तय हो गया कि किसकी, मतलब भारत में किसकी अब जो राजशाही है वो किसकी चलेगी। ठीक है, तो बाबर ने ये युद्ध किया था, भारत में रहने का युद्ध कब किया, तो खानवा के बैटल के बाद। अब इसमें कितने लोग आए थे, खानवा के बैटल में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो हमने बताया था चारों लोग। कौन कौन, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, मेदिनी राय और राणा सांगा।
ध्यान रखेंगे चारों को बाबर ने क्या कर दिया था, परास्त कर दिया और बाबर की हुई विजय। ये बाबर के खिलाफ हुआ था, बाबर की क्या हो गई थी, विजय हुई थी और यहीं से तय कर लिया था भारत में रुकने का। लेकिन इसमें तो चारों को परास्त किया। फिर एक साल बाद 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर ने सबसे पहले यानी किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, तो वो युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जिहाद वर्ड यूज किया था, जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और इस पे सैनिकों से लगने वाले टैक्स को तमगा कहा जाता था, उस टैक्स को बंद कर दिया, शराब ना पीने की कसम खाई, इस तरीके से, ठीक है। और जीतने के बाद यानी खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर कौन सी उपाधि धारण की, तो गाजी की उपाधि। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की, खानवा का युद्ध जीतने के बाद। ध्यान रखेंगे चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें बाबर भी विजय हुआ। मेदिनी राय और चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय इसमें क्या हुआ, पराजित हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 हो गया। 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे होता है जिससे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखेंगे ये बाबर और जो यानी पहले से अफगान मौजूद थे उनके बीच में होता है। कौन सा युद्ध, तो खानवा का चंदेरी का युद्ध। अफगान प्लस बिहारी सैनिक, अफगान यानी पहले से जो अफगान मौजूद थे भारत में और उसमें बिहार की भी सेना थी, बिहार प्रांत में, और बाबर के बीच में। बाबर इनको भी हराता है और बाबर की विजय होती है। लेकिन अब ये लड़ते हुए भी, जब भारत में जब से इसने अटैक किया था, लड़ते हुए भी इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1530 में। बाबर की डेथ कब होती है, 1530। तो ये याद रखेंगे 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, पानीपत खानवा, 28 में चांद पर गया, 29 में घाघरा पहना और 30 में मर गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बाबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है। अब इसके एक आता है कि बाबर ने एक शैली का निर्माण किया था जिसका नाम था चार बाग शैली। लखनऊ में चार बाग है वो नहीं, चार बाग शैली एक गार्डन थी। चार बाग शैली, चार बाग शैली किसने बनाया था, तो बाबर ने बनाया था। किस पद्धति पर आधारित थी, तो मोइबियन पद्धति कहा जाता है। किस पे, मोइबियन पद्धति पर आधारित। इतना डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मोइबियन, आराम बाग, ये इसने एक चार बाग शैली पर एक गार्डन बनवाया था जिसका नाम था आराम बाग। आराम बाग ये कहाँ पे है, तो आगरा में है। इसको वहीं पे दफनाया गया था, यानी आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में ये इसके कब्र को कहाँ बनाया गया, तो काबुल में। अकबर ने बाद में जब तुजुके बाबरी पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर मेरी डेथ होती है तो मुझे कहाँ दफनाया जाए, काबुल में। उसकी इच्छा थी तो अकबर ने फिर क्या किया, इसको काबुल में यानी सेकंड जो अगर कहा जाए तो काबुल में दफनाया। अब बचा क्या होगा, लेकिन तब भी मिट्टी उट्टी ले जाकर वहाँ पे क्या कर दिया गया, दफनाया गया। तो ये थी बाबर के बारे में। एक चीज याद रखेंगे, बाबरी मस्जिद किसने बनाया था, तो बाबर ने। लेकिन आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था, डिजाइनर कौन था, ठीक है। मीर बाकी, मीर बाकी जो है वो कौन था, मीर बाकी ये डिजाइनर था। ये क्वेश्चन आता है कई बार, बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था, तो मीर बाकी था, ठीक है। लेकिन और कहा जाएगा मीर बाकी ये तो वास्तुकार था। और इसी तरीके से ताजमहल का पूछता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ध्यान रखिएगा मीर बाकी जो है ये बाबरी मस्जिद के कौन है, वास्तुकार। किसने बनवाया था, तो बाबर ने बनवाया था। ये चीज आप इंपॉर्टेंट है। चार बाग शैली, आराम बाग,
चारबाग शैली में ये बना हुआ है आगरा में आराम बाग, और इसी में किसको दफनाया गया था? बाबर को। बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में, बाबरी मस्जिद। बाबर मीर बाकी कौन है? वास्तुकार है बाबर। 1530 में बाबर की क्या डेथ हो जाती है? इसके बाद कौन आता है? तो बाबर का जो बड़ा बेटा होता है हुमायूं। हुमायूं हुमायूं यानी बाबर के 4 बेटे होते हैं, कामरान, हिंदाल, हुमायूं और अस्करी। ठीक है, इन चारों में से सबसे योग्य कौन होता है? हुमायूं। इसलिए बाबर मतलब बाबर क्या करता है? हुमायूं को अपना शासन बनाता है, मतलब देता है। कौन कौन से? कामरान है, हिंदाल है, अस्करी है और है हुमायूं। तो ये 4 भाई थे, लेकिन जो उसमें सबसे योग्य था हुमायूं। बाबर ने इसको इसके बाद अपना क्या बनाता है? उत्तराधिकारी। तो कब बनेगा आप बताइए? 1530 में बाबर की डेथ होती है। 1530 में कौन उत्तराधिकारी बनता है? उत्तराधिकारी बनता है कौन? हुमायूं। 1530 में उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं बनता है। ठीक है, अब हुमायूं के ही शासनकाल में शेर शाह सूरी का अटैक हो जाता है। क्या होता है? इसका समय अगर देखें तो 1530 से 1556 तक, 1530 से 1556 तक है। ठीक है, 1530 में ये उत्तराधिकारी बनता है, राज्याभिषेक करता है। पानीपत के, अब क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध आप बताएं। क्या हुमायूं राजा बनते ही अटैक किया था? नहीं। तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध पूछता है। हुमायूं के जीवन का पहला यानी फर्स्ट युद्ध कौन था? फर्स्ट बैटल कौन था? तो पानीपत। किसके साथ में? बाबर के साथ में। पानीपत में बाबर के साथ लड़ा था 1526 में। हुमायूं के जीवन का पहला बैटल था पानीपत का फर्स्ट बैटल। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि हुमायूं के मतलब पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। जब शेर शाह सूरी ने अटैक किया था किस पे? हुमायूं पे। तो इसने ये अपने पत्नी को पंजाब का एक जगह है अमरकोट, ठीक है, अमरकोट के राजा के पास, यानी जिनका नाम वीरशाल था, तो उन्हीं के दरबार में इनको मतलब अपनी पत्नी को रख के क्या हो गया था? ये निष्कासित जीवन जीने निकल गया था। यानी 15 साल तक बाबर जो था वो भारत से दूर था, ईरान चला गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे हमीदा बानो बेगम को कहाँ पे रख के गया था? वीरशाल, राजा वीरशाल के दरबार में, जो कि कहाँ के राजा थे? अमरकोट, पंजाब में अमरकोट के राजा वीरशाल के दरबार में रख कर गया था। और यहीं पे यानी हमीदा बानो बेगम ने यहीं पे किसका जन्म हुआ था? तो अकबर का। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वीरशाल, राजा अमरकोट के राजा वीरशाल छत्र के दरबार में हुआ था अकबर का जन्म। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा गया जीवनी है, हुमायूं की आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा होगी जो खुद लिखेगा, लेकिन हुमायूं के जीवनी है। किसने लिखा था हुमायूं के बारे में? उसी के, यानी हुमायूं नामा, जिसे क्या कहा जाता है? हुमायूं नामा कहा जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम। ध्यान रखेंगे, तुजुके बाबरी बाबर ने खुद लिखा था, उसकी आत्मकथा थी, जिस तुर्की भाषा में थी। बाद में उसको फारसी में कन्वर्ट किया गया, और उसको कन्वर्ट करने वाला कौन थे? उसको कन्वर्ट करने वाले थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो उसकी बहन, यानी गुलबदन बेगम कौन थी? बहन थी किसकी? हुमायूं की। उसने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, यहीं पे हुमायूं पर अटैक होता है, एक युद्ध होता है 1539 में, जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। इसमें भी हुमायूं क्या कर देता है? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है।
हुमायूं और किसके बीच में? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बीच में होता है और हुमायूं के बीच में। हुमायूं, ठीक है। लेकिन फिर 1539 के बाद 1540 में होता है एक युद्ध जो इम्पोर्टेंट है, जिसे वेलग्राम का युद्ध कहा जाता है या कन्नौज का युद्ध। वेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। इसी में शेर शाह सूरी ने क्या किया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं यहाँ से भागा था। तो हमने बताया था जब आपको शुरुआत में सिक्के के बारे में बता रहे थे, तो चमड़े के सिक्के के बारे में बताए थे। हुमायूं जब यहाँ से भाग रहा था तो वो गंगा नदी को देख नहीं पाया, शाम के टाइम था, और गंगा नदी में ही क्या लगा दिया? छलांग लगा दिया घोड़े के साथ में। तो यहाँ पे एक मल्लाह था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन, उसने बचाया था हुमायूं को। और जब हुमायूं यहीं 1540 से लेकर हुमायूं जब वापस आया, कब वापस आया? तो 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं अपना निष्कासित जीवन जिया। क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं ने निष्कासित जीवन कितने साल जिया? तो 15 वर्ष। 15 वर्ष निष्कासित जीवन। निष्कासित जीवन, हुमायूं का निष्कासित जीवन कितना था? 1540 से लेकर 1555 तक। लेकिन जब 1555 में वापस आता है, शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है, कोई योग्य शासक नहीं बचता है, तो हुमायूं एंट्री मारता है दोबारा। 1555 में युद्ध करता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1555 में कौन सा युद्ध करता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। याद रखिएगा, सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है, ठीक है। इसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, और 1555 में ही सरहिंद को जीत लेता है। किसको? सरहिंद। किसकी? उसमें तो बैरम खान के संरक्षण में सरहिंद को जीत लेता है 1555 में ही। सरहिंद को जीत लेता है और उसके बाद भारत में एंट्री करता है। तो वही सिहाबुद्दीन जो बाबर को, हुमायूं को डूबते हुए बचाया था, उसी को एक दिन के लिए राजा बनाता है। वो गद्दी पर बैठते ही सिक्का चेंज कर देता है। तो चमड़े का सिक्का किस शासनकाल में चलाया गया? हुमायूं के शासनकाल में। किसने चलाया था? ध्यान रखेंगे, सिहाबुद्दीन ने। इतना डिटेल में नहीं, लेकिन ये भी अगर पूछ लिया कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो आप क्या बताएंगे? चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चलाया था। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में ही चला था, तो हुमायूं ऑप्शन में रहेगा, तो हुमायूं लगा देंगे। ठीक, अब 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। 1556 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसे? इसने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी। कहा जाता है इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, दीन पनाह लाइब्रेरी। और उसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उतरते हुए वो लड़खड़ाकर गिरा और मर गया। सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो गई थी? गिरकर मृत्यु हो गई थी। एक इतिहासकार है जिसका नाम है, इतिहासकार ने लिखा है लेन पूल। इतिहासकार का नाम क्या है? लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं अपनी पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप देखें, दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि दीन लाइब्रेरी से गिरने से के सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई? तो हुमायूं की। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और 1556 में ही 1556 में उसके बाद इसी के बीच में आता है सूरवंश। और 56 में आप याद रखिएगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, जो अकबर और हेमू के बीच में होता है। लेकिन अकबर अगर नहीं रहेगा तो बैरम खान रहेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसी के बीच में आएगा सूरवंश, क्योंकि सूरवंश ही लगे हाथ पढ़ लेते हैं। हुमायूं के शासनकाल में था। तो सूरवंश आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने किया था? हमने एक चीज आपको बताया था, ये सूरवंश कहाँ का था? तो क्यों बाबर से इतना जलते थे? क्योंकि अब बाबर जो था वो जब उज्बेकिस्तान से नीचे आया, यानी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान का तो राजा था ही,
फरगना प्रांत का। उसके बाद नीचे जब आया तो वो काबुल को, कांधार को, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज सरहिंद को वो जीतते हुए चला आया था। तो वहाँ अफगानिस्तान की जो लोकल, जो मतलब लोकल का मतलब अफगानिस्तान के जो निवासी थे या रहने वाले जो थोड़ा पावरफुल में थे, वो लोग बाबर से जलने लगे। और उस वही चीज़ें थी कि वहाँ अफगान जो भारत में रह रहे थे, उसी में एक वंश था जिसका नाम था सूर वंश। हमने आपको पढ़ाया था कि पहला शुद्ध अफगान वंश कौन सा है, लोदी वंश, लेकिन दूसरा कौन सा है, तो सूर वंश। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा शुद्ध अफगान वंश। दूसरा शुद्ध अफगान वंश कौन सा है, तो सूर वंश है। तो अफगानिस्तान का ये रहने वाले थे, सूर वंश के जो लोग थे वो बाबर से जाहिर सी बात है वो ये रिश्ता करेंगे, ठीक है। तो सूर वंश के संस्थापक अगर देखें तो कौन है, बताइए, संस्थापक की बात करें हम तो सूर वंश के संस्थापक हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी। इनके बचपन का नाम क्या था, शेर शाह फरीद था। बचपन के नाम क्या था, फरीद। कहा जाता है कि इन्होंने शेर की क्या की थी, मतलब शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा था। बचपन का नाम फरीद था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से हासिल की थी, तो ध्यान रखेंगे जौनपुर से। हमने आपको बताया था जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। शिक्षा कहाँ से हासिल की, तो जौनपुर से, जिसे भारत का जौनपुर, भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को शिक्षा जौनपुर से हासिल की। इनके पिता का नाम था हसन अली, और जो कि एक क्या थे, एक मतलब नोमानी वंश के थे। हसन अली, पिता का नाम था हसन अली, पिता का नाम क्या था, हसन अली था। ये बहार अली नोमानी एक थे, उन्होंने इनका नाम ही शेर शाह सूरी दिया था। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता ही है। पहले शेर शाह सूरी से रिलेटेड पहला 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ ये हमने आपको बता दिया है, कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध, ठीक है, 1540 में हुआ था। फिर बहुत सारी चीजें इसमें एक याद रखिएगा, 1542 में शेर शाह सूरी का युद्ध मालवा का युद्ध हुआ। 1542 में मालवा का युद्ध हुआ। 1500, हाँ, इनकी मृत्यु शेर शाह सूरी की कैसे हुई थी, तो 1545 में जब ये कलिंजर का युद्ध लड़ रहे थे तो इन्होंने एक तोप का गोला मारा था। 1500 किस में, 45 में। किसका युद्ध हो रहा था, कलिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध हुआ था और वही तोप का गोला इन्होंने मारा, वापस वो टकरा कर क्या आया, इन्हीं के पास आकर, मतलब इन्हीं के ऊपर गिर गया था। तो कलिंजर के युद्ध में 1545 में ही तोप के गोले के टकराने से इनकी क्या हो गई थी, युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा उनकी मृत्यु कब हुई, शेर शाह सूरी की 1545 में कालिंजर के युद्ध में। इन्होंने, अब शेर शाह सूरी के ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, हमने शुरुआत में आपको बताया था। एक का नाम क्या है, असरफी, रुपया और दाम। लोग दाम अभी भी बोला करते हैं। क्या कौन कौन सा था, दाम था, रुपया था और अशरफी था। ये 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे किसने, शेर शाह सूरी ने। हम ये चीज आपको शुरुआत में भी बता चुके हैं। दाम किसका हुआ करता था, तो तांबे का। दाम जो था वो तांबे का हुआ करता था। रुपया जो था वो चांदी का था और असरफी जो था वो सोने का था। तो सोने के सिक्के चलाए जिसे असरफी कहा गया, चांदी के सिक्के चलाए जिसे क्या कहा गया, रुपया कहा गया, और तांबे के सिक्के चलाए जिसे दाम कहा गया। लोग अभी भी क्या मांगते हैं, कितना दाम हुआ है, ठीक है, तो उनको तांबे का सिक्का दे दिया करें। देखे, दाम, रुपया और अशरफी, ये तांबे का था, चांदी का था, सोने का था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दाम और रुपया का रेशियो कितना था, ठीक है, दाम और रुपया का, यानी 1 रुपया कितने दाम के बराबर था। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 रुपया कितने दाम के बराबर था। इसमें इनके शासनकाल में अगर कहा जाए कि इनके शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपया कितने दाम के बराबर था, तो 40 दाम के बराबर था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रुपया और दाम का रेशियो,
ये पूछता है, क्योंकि अकबर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें हैं। अकबर इसको अकबर को यानी पुरोगामी शासक कहा जाता है। शेरशाह सूरी का पुरोगामी शासक अकबर को कहा जाता है। 1 रुपया कितने दाम के बराबर था? 40 दाम के बराबर था। अकबर ने बहुत सारी नीतियां शेरशाह सूरी के उसमें जो लागू थी वो लागू की गई थी। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शेरशाह सूरी से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। हुमायूं के बाद में कौन बनता है? अकबर। तो ये मतलब पूरा नेम भी याद रखिएगा कि किसके बाद कौन है। देखो, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। औरंगजेब तक हमारा मिडवल हिस्ट्री है। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखें अकबर, हम जन्म कब हुआ अकबर का, ये हमने आपको बताया था। अकबर का जन्म हुआ 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ ये हमने आपको बताया था। अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा वीरशाल के दरबार में हुआ था। वीरशाल के दरबार में हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम हुमायूं। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। लेकिन यानी हमीदा बानो बेगम की भी डेथ हो गई थी बाद में। तो एक थी जो इनका पालन पोषण की थी, यानी अकबर की जो पालन पोषण की थी, उसको धाय माँ, धाय माँ, उसका नाम क्या था? धाय माँ बोला जाता है महम अनघा, महम अनघा, महामनघा लोग बोलते हैं, महम अनघा, यानी उसका नाम था धाय माँ का। जिसने इसने पालन पोषण किया था या जिसने पाला था उसका नाम था महम अनघा था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब पूछेगा अकबर के जीवन का पहला युद्ध तो कौन सा होगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। हमने बताया ना 1555 में अकबर भी क्या था? हुमायूं के साथ में शामिल था। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध। अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा है? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये हुमायूं के शासनकाल में ही अकबर ने क्या किया था? अकबर हुमायूं के साथ में लड़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें आप। अकबर के जन्म कब हुआ था? ये जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा के वीरशाल के दरबार में हुआ था। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी, यानी पिता का नाम क्या था? हुमायूं। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। धाय माँ से याद रखिए। धाय माँ मतलब होता है पालन पोषण करने वाली। जैसे हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था। बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध की पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। देखिए अब मच्छीवाड़ा अकबर के उसके बाद में 1556 में युद्ध होता है पानीपत का सेकेंड बैटल। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद करते चलेंगे साथ में। 1556 में पानीपत का सेकेंड बैटल होता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होता है। किसके किसके बीच में? अगर ऑप्शन में आपके आ जाएगा अकबर और हेमू तब भी सही है। अकबर और हेमू। अगर ऑप्शन में आपके दे दे बैरम खान और हेमू, क्योंकि अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान ही था। बैरम खान और हेमू, अकबर या हेमू या बैरम खान हेमू, दोनों ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होती है? हेमू की पराजय होती है, अकबर की जीत होती है 1556 में। और 1556 में ही क्या होता है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बैरम खान, याद रखेंगे, बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक थे, और अकबर बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर ने बहुत सारे युद्ध को जीता था, ठीक है। फिर आप याद रखिएगा कि 1500
अकबर ने बहुत सारी नीतियां लगाई थी, कुछ डेट इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। एक हमने आपको बताया था शुरुआत में 1564 में अकबर ने जजिया कर को ख़त्म किया। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम, और फिर उसके बाद में इल्तुतमिश। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, पहली बार समाप्त हुआ जजिया कर, इंपॉर्टेंट है 1564। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा दीन इलाही एक धर्म चलाया था 1582 में। 1582 में एक धर्म चलाया जिसका नाम क्या था? दीन इलाही। दीन ए इलाही। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था 1582 में। तो जो डेट इंपॉर्टेंट है वो डेट आप याद करेंगे। ठीक है, अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, पारसी धर्म के भी थे, हिंदू धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे। जैसे एक नाम आता है दस्तूर जी राणा, ये कहाँ के थे? पारसी धर्म के थे। एक आता है एका बीबी, ये ईसाई धर्म के थे। तो अलग अलग अकबर के दरबार में लोग रहते थे, और अकबर से रिलेटेड ही अकबर जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद शाहजहाँ। इसके स्थापत्य कला का विकास बहुत तेजी से होता है अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में। ठीक है, हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।